अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं वो यकीनी तौर पे एक इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं और कुछ लोकल इश्यूज़ हैं। बात यह है कि हर टीवी चैनल्स पे आपको एक ही बात नज़र आती है कि वो ईरान और अमेरिका की जंग, उनकी सीज़ फायर, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपने हरमस को ब्लॉक किया हुआ है अमेरिकन नेवी ने, इसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ आ रही हैं वो ये हैं कि आपने हरमस के ब्लॉकेज की वजह से ईरान की मईशत तो अपनी जगह तबाह बर्बाद हो रही है, लेकिन चूँकि उससे पेट्रोलियम मसनूआत की जो दरामदात और बरामदात में जो है वो काफ़ी से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि दूसरा राउंड जो सीज़ फायर का है वो मुनक़िद होगा या नहीं होगा, ये $1 मिलियन का सवाल है। अमेरिका अपनी जानिब जो है वो बज़िद है और ईरान अपने नुकात पर बज़िद है। तो यकीनी तौर पे जो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इस दौराहे पे पहुंच चुके हैं और उस पुलिस सुराख से गुजर रहे हैं कि उनकी ज़रा सी लज़िश से वो गहरी खाई में गिर सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि ईरान से अपने बॉर्डर को मुतसल है और वो ईरान का पड़ोसी भी है, तो यकीनी तौर पर जो ये हिद्दत है जंग की वो पाकिस्तान अपनी सरहद पर भी महफूज कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग की वजह से भी पाकिस्तान पे एक छोटा सा एक प्रेशर है कि एक जानिब एक महाज पर अफगानिस्तान से बरसर पेकार है, तो दूसरी जानिब वो इंडिया की जानिब से भी जो है वो सिंदूर पार्ट 2 जो पॉज किया हुआ था मोदी साहब ने उसको दोबारा स्टार्ट करने की धमकियाँ दे रहे हैं। और इत्तला यहाँ तक भी है कि कुछ इंडियन आर्मीज़ की जो नकल हरकत है इंटरनेशनल सरहद पर LOC पर वो कुछ गैर मामूली तौर पर देखी गई है। अब तीसरी जानिब ईरान पे की जो हवाले से जो बात चल रही है कि अगर ईरान पे रजीम चेंज का कोई मसला आता है या ईरान में हुकूमत की तब्दीली होती है तो यकीनी तौर पर ईरान जो है वो मुख्तलिफ तौर पर मुसाद और रॉक के लिए एक बहुत ही जन्नत बन जाएगा। ये तमाम सूरत हाल है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। ईरान की रास्ते पाकिस्तान ने TIR के रूट पे अपनी जो बरामदात हैं वो सेंट्रल एशिया की जानिब रवाना की हैं। इसी तरह सबसे बड़ा जो एक कारनामा हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ साहब की जो प्रोग्राम के जो उनकी पॉलिसी थी वो उनकी पॉलिसी के तहत जो ईरान को उन्होंने राहदारी की सहूलत दी है, 6 मुख्तलिफ गुजरगाहें खोली गई हैं और उन रास्ते जो है वो ईरान के लिए जो ट्रांजिट की जाती है, पाकिस्तान अपना माल जो है वो ईरान के ज़रिए सेंट्रल एशिया भेज सकता है और इसी तरह ईरान जो है कराची और पोर्ट कासिम और ग्वादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए अपना माल जो है वो ईरान मंगवा सकता है। इससे पाकिस्तान के भी माशी तौर पर फ़वायद होंगे, यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन बात यह है कि उसके साथ ही बलूचिस्तान में हमने देखा कि जैसे ये राहदारियाँ खुली हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पे जो है वो झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पे कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जो फितनतुल ख़वारिज थे ये उनके और ये TTP वालों को बहुत बुरी तरह जो है उनको उस दंदान शिकन जवाब दिया है और यकीनी तौर पे उनको इस बात का सबक हासिल हुआ होगा कि किसी भी ताकतवर को अगर आप छेड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों की बजाय की वजह है कि इकनॉमिकली तौर पर हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान एक जानिब तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह से जो है वो उसकी कॉस्ट में, उसकी पेट्रोल की कीमतों में बारहा इजाफा हो रहा है। इस वक्त 395 रुपये पर लीटर पेट्रोल जो हमें दस्तयाब है, लेकिन कल जुमे के दिन जो है इसके रिवाइव होगा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और अफवाहें तो बहुत मुख्तलिफ किस्म की हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा करती है। अब उसके बाद अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ में महंगाई होती है। स्टेट बैंक के भी हिसाब जो एलामिया जारी किया था मॉनेटरी पॉलिसी में, उनका कहना था कि 7% के करीब जो है इस वक्त महंगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस महंगाई की शिद्दत यकीनी तौर पर हमें 12 से 13% के करीब जो हमें नज़र आती है, जो कि 7% कह रही है, 5 से 7% स्टेट बैंक के अपने एलामिया के मुताबिक है। लेकिन अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होता है तो ये महंगाई की लहर कहाँ जाएगी और परसेंटेज इसकी क्या होगी वो हम गिनना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हमारे ताजिर और सनतकार इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने अपने शरह सूद में भी 1% इजाफा किया, यानी 10.5% से 11.5% कर दिया, जिस पे कि ताजिर और सनतकारों ने काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार किया है।
अब बात यह है कि एक तरफ हुकूमत पॉलिसीज तो बना रही है, लेकिन उस पॉलिसीज को बनाने का फायदा इसलिए नहीं होता कि कॉस्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा होने की वजह से हमारे ताजिर और सनतकार इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा महंगाई की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने हरमस की ब्लॉकेज की वजह से हैं कि वहाँ से तेल की मसनूआत अगर नॉर्मलाइज हो जाती है तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। अब क्या होगा इसके मुतालिक तो शायद मेरा ख्याल है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर हम अपने स्टूडियो में बैठ के अपने मेहमानों से यकीनी तौर पे इस पर एक तज़िया देखेंगे, इनकी बेस्ट पॉलिसीज़ जो है वो मुस्तक़बिल में क्या हो सकती है और हम किस तरह हुकूमत पाकिस्तान रिएक्ट करेगी अगर ख़ाम तेल की कीमतों में बिलक़ौमी तौर पर इजाफा हो। तो आज जिन मेहमानों को मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया या जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शा, उनसे मैं आपका तारुफ़ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो आज मेहमान अभी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। महमूद हामिद साहब हैं, ये ताजिर उलमा हैं, सदर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री के, और दूसरे मेहमान जुनैद नकी साहब सदर काटी थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे। इसके अलावा कामरान अरशद गाजी साहब जो कि चेयरमैन है एप्टेमा के और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के, वो मेरे साथ जूम पे भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए, और साथ साथ कामरान साहब भी कि आप मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं, और प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ही महमूद साहब पूछूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं SMEs के हवाले से, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बात तो ये है कि आपने तो मजमूई एक तज़िया किया है। तो इस वक्त जहाँ बड़े सनतकार, बड़े कारखानेदार परेशान हैं इन पॉलिसीज़ की वजह से, तो ज़ाहिर है छोटा उससे ज़्यादा परेशानियों का शिकार होता है। और इन हालात से पहले भी कोई जो कॉटेज इंडस्ट्री या छोटा ताजिर बहुत अच्छे हालात में नहीं गुजारा था। अब ये है कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उससे एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और एक महंगाई का तूफान है जो नीचे बढ़ता चला आ रहा है। रोज़ाना कीमतों के अंदर रद्दोबदल हो रहा है। रद्दोबदल क्या हो रहा है? इजाफा होता चला जा रहा है। तो और आपको ये पता है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है या छोटा ताजिर जो है वो तो छोटे सरमाए से काम करने वाला होता है। उसके लिए ये हालात जो हैं बहुत यानी ज़िंदगी और मौत का सवाल होती है, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इन्होंने ये किया कि साहब बचत करनी चाहिए, ऐसे हालात हैं, ईंधन नहीं आ रहा। और मेरी ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि पहले कहा था कि 28 रोज़ का तेल है, उसके बाद 3 कंटेनर आ गए, फिर 20 कंटेनर हमारे निकल आए, लेकिन हम पर तेल नहीं पहुंचा। और हमारे ऊपर जो मुसीबतें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे ही जंग हो रही है। तो ये मुसीबतें जो हैं ये एक यानी ये कहना चाहिए कि नागहानी सूरत है। फिर ये किया कि इन्होंने बचत के नाम पर जो है लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया। और लॉकडाउन के बाद जो हमारे यहाँ जैसा होता है कि कोई भी कानून बनता है, अच्छा या बुरा, उसको लोग मिसयूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से इस्तेहसाल करना और लूटमार करना और करप्शन के बाजार शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये हुआ है कि 9 बजे 8 बजे का टाइम है और 9 बजे तक का ग्रेस टाइम है, 9 बजे तक मार्केटें बंद हो जाती हैं। मगर अब बहुत से इलाकों के अंदर जो है मार्केटों के अंदर उन्होंने वीडियोस बना के और फिर ये कि उनको आते हैं और उनको सील करके दुकानों को चले जाते हैं। एक तो आप ये देखें ना, हम इस महंगाई का, इस पेट्रोलियम की मसनूआत के बढ़ने का, और फिर बिजली की भी नवेश सुनाई जा रही है कि उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। और फिर ये कि जो यानी इस वक्त हमारे सराउंडिंग में जो हालात हैं, मतलब अमन अमान की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। आप ये देखें ना कि लूट मार भी वैसे ही हो रही है, और ये इन हालात का नतीजा होती है। तो भट्टों की फर्जियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो इन हालात के अंदर वो जनाब एक नया यहाँ पे फिनोमेना कराची के अंदर शुरू हुआ है दुकानों को सील करने का। ये मैं नहीं समझता कि ये आज से कोई साल 2 साल पहले ये होता था कि दुकान सील कर दे। वो जी उसने जब आप टाइम की पाबंदी नहीं करेंगे तो कानून तो अपना रास्ता लेगा ना। देखिए, मैं बिल्कुल कानून का पाबंद होना चाहिए, हर एक को पाबंदी करना चाहिए, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बचती है। अब आप ये बताएं कि आप अगर एक आदमी ने अगर सिग्नल का वायलेंस किया है तो आप उसको फांसी तो नहीं देंगे ना। ये कौन सा कानून है कि इस कराची के अंदर दुकानें सील कर जो आप ये चाह रहे हैं कि जुर्माने कर दिए जाए? बिल्कुल जुर्माने करें, जो जैसी सजा है जैसा जुर्म किया है।
तो और इस वक्त तो हो ये रहा है कि उसने वो जुर्म किया ही नहीं है और उसको सजा भुगत रहे हैं। और जनाब यहाँ तो ये भी हुआ है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो लेकर चला गया, एक बंदे को उठा के ले गया और वो अपने कमरे के अंदर उसको करंट लगा रहा है। तो ये तो आप ये देखें ना, ये और उसको इख्तियार है इस बात का कि उस आदमी को लगाए। तो मैं ये कहता हूँ कि कानून को जो है इस तरह से मिस यूज़ करने से जो है मसाइल और पैदा होते हैं और मसाइल और बढ़ते हैं। तो हम तो ज़ाहिर है ये लॉकडाउन का मसला आया था और या कमिश्नर ऑफिस के अंदर मुज़ाकरात हुए थे, उसमें तजावीज़ आई थी रमज़ान के आखिर के अंदर, तो वहाँ हम लोगों ने ये तजवीज़ दी थी कमिश्नर साहब को भी और यहाँ सईद गनी साहब भी। ये इंतजामिया के कुछ अफराद होते हैं जो कि गलत मतलब ये कि तशरीह करके जो है तंग करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो इसका जवाब होना चाहिए ना ये कि मेरे ख्याल है कि मैं जरा सा कामरान अरशद गाजी साहब की तरफ ही चलूँ जो कि जूम पे मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह सर। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इसी दौरान पे काटी के साबिक सदर जनाब जुनैद नकी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और जुनैद नकी साहब भी मौजूद हैं और इस वक्त कामरान अरशद साहब भी, गाजी साहब भी मेरे साथ जूम पे ही मौजूद हैं। कामरान साहब, सुना है कि हुकूमत ने ताजिरों को बड़ा दुख दिया है और आप लोग बड़े दुखी हैं, तो अपने दुख का इजहार किस तरह कर रहे हैं? जो हुई है ये आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है सर। अरशद कामरान साहब, आपकी आवाज में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है। आ रही है? जी 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 कामरान साहब बोलें। जी ये आप क्या दुख का बात नहीं है कि ये जंग जो एक मिनट कामरान साहब रुकिएगा जरा जरा भाई, ये आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं कामरान साहब आपके सिग्नल सही आ रहे हैं तो आपकी आवाज अटक रही है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। हाँ तो हाँ बात करें जरा, इसलिए कि आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। जी जी अब जी 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 बात करें कामरान साहब। जी मैं तो क्या अच्छा कामरान साहब यहाँ पर रुकिएगा, आपको दोबारा हम रब्ता कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लाइन की, तो आपसे हम दोबारा रब्ता करते हैं। आप जरा थोड़ी देर के बाद देख लें इसको। जी इसी दरमियान में जुनैद नकी साहब भी मौजूद हो गए हैं, साबिक सदर काटी, और आपको भी वेलकम करते हैं सर। सर शुक्रिया। क्या आप बड़ी मसरूफियत की टाइम निकाल के मेरे पास तशरीफ ले गए। जी बात यह है कि जुनैद साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त कल जुमा है और कल जुमे के दिन मजीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कुछ देखें क्या हुक्म फरमाते हैं। लेकिन बैकवामी तौर पर जो खाम तेल की कीमतें हैं वो $115-116 फी बैरल पर पहुंच चुकी हैं। इन हालात में अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, दूसरी जानिब आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग का मसला है, शरह सूद में इजाफा हो गया, तो ये जो प्लेइंग फील्ड है ये कैसे देख रहे हैं? आपको जो दुख मिला है हुकूमत की जानिब से, ये दुख का इज़हार किस तरह करेंगे आप? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये हुकूमत की तरफ से तो उनकी एक मजबूरी है ये दुख देना, क्योंकि ये वॉर जो है वो पाकिस्तान ने स्टार्ट नहीं करी। बहरहाल पाकिस्तान कोशिश में है अभी भी, इस वक्त भी, कि ये किसी तरह रुक जाए। फ्यूलिंग प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस का पहले भी मसला था हमारे यहाँ, क्योंकि हम अब ऑयल इंपोर्ट कंट्री हैं, फॉरेन रिजर्व हमारे लो हैं, तो अब मजबूरी है कि हमारे पास कोई और रास्ता फेडरल के पास नहीं है कि पेट्रोल के पैसे वो दोबारा बढ़ाएं। और उसमें साथ साथ जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल पेट्रोल की अफवाह हो रही है कि नहीं, पेट्रोल ये उन्होंने एक रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं, उन्होंने मैसेज दे दिया है कि जी अब ये इस जुमे को हालिया कल जो जुमा आ रहा है उसमें उनको पैसे बढ़ाने ही हैं। तो इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो आपने बात करी है और जो पॉलिसी रेट बढ़ा है 1% से 11.5% हो गया, तो यकीनन सर कुछ सुख दे तो सकती है हुकूमत। ऐसा नहीं है कि हमारे टैक्स रिफंड्स हमें दे दे,
तो हमें कुछ लिक्विडिटी के मसाइल, उसमें से कुछ जो IPPs के जो मसले हैं, जो आटे में नमक के बराबर भी उसमें मसला हल नहीं हुआ। आप देखें जो एनर्जी के टैरिफ में आज भी जो हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं 17 रुपए के करीब या 16 रुपए के करीब पर यूनिट, तो चाहे तो सुख दे सकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि कोई उसकी नीयत है सुख देने की। उसका जो है वो, लेकिन आप ये भी देखो ना, IMF के अंडर में हो ना आप, IMF जो हिदायत देती है वो हुकूमत जो है उस पर अमल करती है। एक मजबूरी तो आपकी ये भी तो है ना सर। देखिए IMF ने कब ये कहा हुआ है कि आपसे कि आपका कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जी इनको 72 घंटों में रिफंड दिया जाए, और आप जो है वो सालों से उस रिफंड को लेके बैठे में। IMF तो जहां आप बहाना तराशना हो, IMF का जरूर तराशिए, वो आवाम को सदेआम है, आप सब पता है कोई कि जी हर चीज के पीछे IMF नहीं खड़ी। IMF मैक्रो लेवल पे बात करती है, माइक्रो लेवल पे नहीं घुसती। उनको जो है वो आपकी जो शुमारियात है ना, उनके जो मोटे हरूफ हैं उनसे उनकी दिलचस्पी है। उनको जो है वो टोटल टैक्स कलेक्शन से दिलचस्पी है, उसमें आप निटिग्रिटी में उनको घसीटते हैं। तो वो हमेशा ये देखते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं। अगर आप लेवी नहीं लगाएंगे तो आपके रेवेन्यू कलेक्शन जो इस वक्त 600 अरब रुपए का जो आप पीछे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो शुमारियात आ रही हैं, स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो बात आपने शुरू की थी कि जी ये जो दुख दिया है, बिहार के 611 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है, तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा सन था जिसमें कि बिहार ने अपने टारगेट को पूरा किया? नहीं जी, बिल्कुल हर साल यही होता है। नहीं, बिल्कुल आप देखें रेवेन्यू टारगेट से हमेशा जो है वो पार चले जाते हैं। और वो देखते हुए पिछली 4-5 की हिस्ट्री देखते हुए उन्होंने कहा कि जी अब जो है वो टारगेट ही ऐसे सेट कर दीजिए जो रियलिस्टिक, जिनको हमने कई दफा कहा कि जी रियलिस्टिक टारगेट, अब आपने रियलिस्टिक टारगेट ही हटा दिए। आपने कहा जी किसी तरह भी निचोड़ेंगे इनको, तो वो टारगेट्स जो है वो चंद 100 अरब अगर पीछे रह भी गए तो उसमें वो बहुत खुश होते हैं कि जी हाँ ये अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है, आपने पैसे निकाल लिए। लेकिन अफसोस की बात यही है कि दुख देने की बात यह है कि टैक्स नेट में हमेशा बात होती है कि जी टैक्स नेट में बढ़ाया जाएगा लोगों का और उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा आपकी इकोनॉमी को, उसमें कोई काम नहीं होता हुआ नजर आता। हम जो है ना सिर्फ अपनी ऑप्टिक्स के ऊपर, बस वाहवाह के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। फेडरल भी और प्रोविंस भी हाल देख लीजिए, आज कराची शहर का भी हाल देख लीजिए, और पूरे अगर इकोनॉमी का आपने हाल देखना है तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत वीक इकोनॉमी, बहुत वीक हो रही है। बिल्कुल सही। कामरान साहब दोबारा मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एप्टमा। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि वो जो दुख बयान कर रहे थे जो हुकूमत ने आप लोगों को दिया है, किसका इजहार कैसे करेंगे? जी सर, उसका मैं इजहार इस तरह करूंगा कि देखें, बगैर ये मशरिक़ वस्ता की जंग के कुछ एक सेकंड क्लियर, तो जो हमारा 9 महीने का डाटा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसका मुआवजा कर लेते हैं इस साल का 9 महीने का डाटा कंपेयर पिछले साल के 9 महीने के डाटा के साथ। तो वो मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ, पिछले साल 9 महीने की जो कुल इज्तमाई एक्सपोर्ट थी वो 24.7 बिलियन डॉलर थी जी। जो इस साल 9 महीने की इज्तमाई एक्सपोर्ट 22.7 बिलियन डॉलर आई है। उसका मतलब 2 बिलियन डॉलर से आपकी 9 महीने की एक्सपोर्ट इस साल गिर गई कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर। और जो आपकी पिछले साल 9 महीने की इंपोर्ट थी 37.38 बिलियन डॉलर जी, वो इस साल 9 महीने की इंपोर्ट 50.53 बिलियन डॉलर पे चली गई। तो इट मीन्स कि आपकी इंपोर्ट कोई 2.25 बिलियन 3.25 बिलियन डॉलर से बढ़ गई, एक्सपोर्ट 2 बिलियन डॉलर से गिर गई, इंपोर्ट आपकी 3.25 बिलियन डॉलर से गिर गई। जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट था, पिछले साल का तिजारती खसारा 9 महीने का 22.6 बिलियन डॉलर था, वो इस साल का 27.8 बिलियन डॉलर है। वो कोई तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर से बढ़ गया। मुझे फ्रैंकली समझ में नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, एंड जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी नजर भी है गिरती इंपोर्ट्स पे, गिरती एक्सपोर्ट्स पे और बढ़ती इंपोर्ट्स पे सही मायने में कि नहीं। पहला तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि बगैर ये मशरिक़ वस्ता की जंग जो अभी महीना पहले स्टार्ट हुई, महीना सवा महीना पहले तकरीबन, हम अगर उसको बल्कि 1.5 महीने 2 महीने हो भी गए उसको, अगर हम उसको एक साइड पे छोड़ भी देते हैं, उसके असरात तो अब आना शुरू हुए पिछले 1-सवा महीने से। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऑलरेडी बिजली की कॉस्ट, गैस की कॉस्ट पूरे खत्ते में कंपेयर टू बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका उनसे ज्यादा थी। हमारी शरह सूद भी सबसे ज्यादा है, हमारी टैक्सेशन की परसेंटेज भी उससे ज्यादा है। बिल्कुल।
मुझे नहीं लगता कि हम गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स देते हैं, रादर गवर्नमेंट हमारे बिजनेसेस में पार्टनर है। अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स, बाकी टैक्सेस, WWF, WPPF, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, बाकी सारी चीजें अगर आप डाल लें एंड जितनी बाकी लेवीज हैं, तो गवर्नमेंट तो हमसे तकरीबन 55 से 60% मुख्तलिफ मदों में टैक्स ले रही है। तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही, गवर्नमेंट तो रादर हमसे पार्टनर है हमारे बिजनेस में। मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे फ्यूचर में जाते हुए सनतकारी क्या खास होगी एंड क्या तिजारत, ट्रेड, कॉमर्स, इन चीजों को कौन बचाएगा। हमारी तो पॉलिसीज ही ऐसी हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी 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 कमरान साहब। जी बिलाल साहब, मैं ये कह रहा था कि आप ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। अभी जुनैद नकी साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं काटी के, कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के थे, बात सिंपल से ये कि ये बातें तो हम गुज़िश्ता तकरीबन, मेरा अपना ज़ाती राय है कि अय्यूब खां का वो दौर 60 ईस्वी की दिहाई को अगर हटा दें तो उसके बाद से लेकर गुज़िश्ता 60 से 65 साल 70 साल से तो हम यही बातें सुन रहे हैं। बात है कि इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मिडिल ईस्ट में दुबई जो है वो अब उसका मतलब ये कि डूबते हुए जो सूरज है उसकी बजाय कदाया कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी सूरज जो है वो ऊपर आएगा, जिसमें कि KPT हो गया, आपकी कराची बंदरगाह है, पोर्ट कासिम है, ग्वादर है, इसमें आपकी ट्रांसशिपिंग बढ़ गई, आपकी मतलब कि ईरान का रूट खुल गया RIT। इसके अलावा आप जो है चीन के रास्ते भी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इज्तिमाई तौर पे होने के बावजूद भी हमें इसका फ़वाइद क्यों नहीं मिल रहा है? सर हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग हमेशा जो हमारा एक ग्रोथ मॉडल रहा है वो हमेशा किसी और की तबाही हमारी खुशहाली, वेदर 9/11 हुआ, वेदर कोविड हुआ, वेदर अफगान जंग थी, उसकी वजह से तो हमें टेम्परेरी बेनिफिट मिल गया। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले, वो मेरा ख्याल है उनकी प्रायोरिटीज नहीं है कि यहाँ पे सनतकारी हो, यहाँ पे तिजारत चले, ट्रेड चले, कॉमर्स चले। भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को बड़ा ऊंचा सुनाई देता है, मुझे लगता है इस्लामाबाद को दिल्ली से 10 गुना ऊंचा सुनाई देता है। उन्हें 10 का पारा बार बार बढ़ा के समझा के कि हम नहीं कम्पीट कर पा रहे। अगर आपकी बिजली भी महंगी, आपकी गैस भी महंगी, आपकी शरह सूद भी पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा, आपकी टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा, शायद आप डोमेस्टिक मार्केट में एक शलवार सूट बेच रहे हैं, कोई लोकल आइटम बेच लेंगे, लेकिन जब आपने यूरोप में किसी बैठे बायर को या अमेरिका में एक्सपोर्ट करनी है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब आदि का कंपेटिटर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से या वियतनाम से ज्यादा सस्ती प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होगा सेम क्वालिटी की। फिर यहाँ पे आप किस तरह ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको मैनेज करेंगे? देखिए ना, आपने मैनेज चीजों को नहीं, कामरान साहब बात ये है कि तमाम चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त है और मेरे ख्याल है कि ये बातें इतनी रिपीट हो चुकी है तो अब तो लोगों के ज़ुबान ज़्यादा आम भी हो गई हैं सबको। यार मुझे सिंपल सी बात बताइए कि आप लोगों की माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना साहब से, वज़ीर तिजारत से, PM से, BR के चेयरमैन से सबसे मुलाकातें होती हैं, सबसे बातें होती हैं, तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आती? सर उनकी समझ में आती हैं। मैं तो खाली तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक जो तल्ख हकीकत है वो बयान करना चाह रहा हूँ। वो कभी IMF का बहाना कर देते हैं, किसी और चीज लगा देते हैं, और हम उन्हें बार बार समझा के थक गए कि हम किसी किस्म की सब्सिडी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मराहत आपसे नहीं मांग रहे, सिर्फ वो मांग रहे हैं जिससे हमारी पूरी सनत कराची से लेकर खैबर तक आपका सारा इंडस्ट्रियल बेस री एनर्जाइज हो जाए, रीएक्टिवेट हो जाए। आफ्टर ऑल देखें, पैसा वहां आता है जहां इंसेंटिव होता है। तो एक मैंने हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी कि $100 बिलियन पाकिस्तानियों का दुबई गया है पिछले 10 से 15 साल के अंदर। तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर जो हर साल यहाँ से गया है, वेदर वो दुबई गया है, कनाडा गया है, पोर्चुगल गया है, जहाँ भी गया, पैसा वहां जाता है जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये दुबई के कुछ हालात खराब हुए हैं या बाकी यूरोप साइड पे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैपिटल नेसेसरली वापस पाकिस्तान आ जाएगा। मैंने आज खबर पढ़ी है कराची पोर्ट ने रैकेट, ये हमारी खुशफहमी है, ये हमारे हुकूमत की खुशफहमी है कि दुबई से सारा कैपिटल जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा। ये खुशफहमियाँ हैं हमें, लेकिन आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि दुबई ने भी जो है कुछ मराहत देनी शुरू कर दी हैं, खासतौर पर हाउसिंग प्रोजेक्ट पे।
वीज़ास पे उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी दी हैं, गोल्डन वीज़ा के हवाले से, दूसरे हवाले से। लेकिन हुकूमत हमारी क्यों नहीं पॉलिसी साज ये समझ रहे हैं कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है तो कुछ ना कुछ आपको गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा। तो ये बातें तो आप लोग भी करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये 26 और 27 का जब बजट आ रहा है, इसमें कुछ आपकी तजावीज़ें शामिल करने की उम्मीद है? देखिए, हमने उसमें ये तजावीज़ दी है कि आपको अगर चलानी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। देखिए, आपकी एक्सपोर्ट तो मैंने आपको जैसे फिगर शेयर किए हैं और वो फिगर मेरे बनाए हुए नहीं है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर हैं जो हर 3 या 4 तारीख को आ जाते हैं। उसमें आपकी इज्तिमाई एक्सपोर्ट तो $2 बिलियन गिर गया और $3 बिलियन से आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है। और ये मैं आपको सिर्फ एंड मार्च का डेटा दे रहा हूँ। अभी एंड अप्रैल तक का जो डाटा है वो अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे तक आ जाएगा। वो मुझे लग रहा है उसमें आपका ट्रेड डेफिसिट मजीद बढ़ जाना है। जो आज तेल की क्लोजिंग थी मेरे ख्याल है $122 से $125 थी, डॉलर फी बैरल थी। इम्पैक्ट है वो आपकी मजीद इम्पोर्ट बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट रिड्यूस होगी। गवर्नमेंट को फॉरन नॉर्मल टैक्सेशन की जगह पहले जो फिक्स टैक्स रिजीम था उसमें अगर देखिए, आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इंपोर्ट अगर बढ़ती है तो आपके पास डॉलर हैं कहाँ? टोटल तो $15 अरब स्टेट बैंक के पास है, $5 अरब या $5.5 अरब कमर्शियल बैंक के पास, टोटल $20 अरब आपकी अपनी ज़र मुबादला है। आपके पास भी तो डॉलर की भी किल्लत हो जाएगी अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो मैं यही तो कह रहा हूँ बिलाल साहब कि ये इंपोर्ट को मॉनिटर करना ना आपका काम है ना मेरा काम है। ये तो कराची पोर्ट पे बैठे कस्टम्स अथॉरिटीज, SPR, स्टेट बैंक का काम है। क्या वो सो रहे थे पिछले 8 महीने या 6 महीने जब आपकी इंपोर्ट बढ़ रही थी और एक्सपोर्ट गिर रही थी? तो ये तो उनका काम है चीजों को बैलेंस करना। आप कोई $18 बिलियन की आपकी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट है, तो $8.5 बिलियन आपकी फूड आइटम की इंपोर्ट है और तकरीबन $4.25 बिलियन की आपकी पाम ऑयल की इंपोर्ट है। हम कोई मरे नहीं जा रहे अगर हम लग्जरी फूड आइटम या लग्जरी बिस्किट्स ये नहीं मंगाएंगे। प्लस जितना अंडर इनवॉइसिंग हो रही है आप इंपोर्ट में, आपको इस चीज को रोकना है। देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये है कि अंडर इनवॉइसिंग में तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना। अंडर इनवॉइसिंग में तो ताजिर और सनतकारी इन्वॉल्व है ना। मान लीजिए आपकी बात, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन अंडर इनवॉइसिंग हो रही है तो कम से कम उसको कर्ब करना, उसकी कोई टैरिफ लाइंस चेक करना, एक प्रोडक्ट की ITP चेक करना, ये कुछ हद तक चाइना के साथ मसला रिजॉल्व हुआ था, वैल्यूएशन सेट की गई थी। तो ये कुछ चीजों में हमने भी राइटिंग में कंप्लेंट करके भेजा है SBR को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, जो सजा या जजा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। हाँ, एंड हमारी ये बात सही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जजा सजा होती नहीं है, जिसकी वजह से मिलती है। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद गाजी साहब, मेरे साथ चेयरमैन एप्टेमा थे। अपना दुख वही दुख है जो दुख एक छोटा ताजिर बयान करता है, वही दुख जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बड़े ताजिर के लिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो मेरे स्टूडियो में जो मौजूद मेहमान हैं इनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल कामरान अरशद गाजी साहब जो कि चेयरमैन एप्टेमा थे, जो उन्होंने बातें बताई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, ये बातें तो मेरा अपना ज़ाती राय है कि आप सोशल मीडिया पे, अखबारात में और TV चैनल्स पे इतने ज़्यादा ज़्यादा आम है कि हर आदमी को पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है और करंट अकाउंट खसारा जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है। हर चीज़ का एक फिगर्स पे ही गवर्नमेंट जो है वो रिलाई करती है। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं महमूद साहब की तरफ ही आऊँगा। महमूद साहब, बात सिंपल सा ये है कि ये जो गोरख धंधा होता है अपना क्या कहते हैं आदद शुमार का, इससे आवाम को तो कोई गर्ज नहीं है इससे ना कि आपके आवाम को कि इतने फ़ीसद हो गया, इतना ये हो गया। तो एक SMEs के जो आप मुश्किल वक्त आ रहा है,
इस SME, ये जो लॉकडाउन जो कोरोना के हवाले से था उससे ज़्यादा मुश्किल वक्त अब आ रहा है, तो इस मुश्किल वक्त के लिए SMEs ने क्या लाहेमल इख्तियार किया कि वो मुस्तकबिल में कैसे इस पे नब्रद आज़मा होंगे? देखिए बिलाल साहब, ये तो बुरे वक्त जो है ना, आपने उसकी प्लानिंग तो करते हो ना? जी आते ही रहे हैं, और कोई अच्छा वक्त मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं, ये जो वक्त आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। तो वही है, हम लोगों के साथ तो कहते हैं ना कि दुख झेलने भी फाख्ता और कब्बे अंडे खाएं जी। अब आप इस वक्त भी देखें ना, ये चीन को देख लें, भारत, बांग्लादेश, यहाँ जो रेट बढ़ा है वो 6%, 8%, 5% इंक्रीज हुआ है, और हमारे यहाँ 21 से लेकर 23% तक इंक्रीज हुआ है। तो अब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो ये कि हमारी इकनॉमी जो है वो सारा डिपेंड जो कर रही है वो पेट्रोल के टैक्स पे और उसकी लेवी पे डिपेंड कर रही है। ये तो इंडिया की भी कर रही है, बांग्लादेश की भी कर रही है, दुनिया में हर वो मुल्क जो तेल पैदा नहीं करता वो इस पर रिलाई करता है। नहीं, ये तो अब आप ये देखें, उन्होंने तो इतना नहीं बढ़ाया। किन्होंने नहीं बढ़ाया? ना बांग्लादेश ने इतना परसेंटेज बढ़ाई है, ना इंडिया ने बढ़ाई है। देखिए जी, यहाँ तो ये है कि आपसे ज्यादा बुरा हाल इंडिया का है पेट्रोल के हवाले से। आपके यहाँ तो पेट्रोल पंप पे इतने रश नहीं लगा हुआ जितने रश वहां लगते हैं। सोशल मीडिया पे जाकर देखें कि प्रॉब्लम उनके पास भी है। मैं रश की बात नहीं कर रहा, देखो मैं तो ये देख रहा हूँ परसेंटेज जो है वहाँ तो गैस भी नहीं मिल रही ना, LNG डिपेंड करता हमारा, हमारे यहाँ तो गैस है, वहाँ गैस। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये है कि हर जो है ना मर्ज का इलाज जो ये है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो या बिजली की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो। दूसरी बात ये है कि आप, वही बात ये है कि आप सारा कुर्बानी और सारी जो है वो चाहते हैं कि ईसार जो है वो गरीब दे, अमीर के ऊपर कोई। आप ये बताएं ना कि ये बुरा वक्त है, ये मुल्क के ऊपर भी बुरा वक्त है जो सूरत हाल अभी सुन रहे हैं जी। तो अब उसमें ये बताइए कि क्या हमारे वज़रा ने, क्या हमारे वज़ीर आज़म ने कोई कमी की है? 36 गाड़ियों का प्रोटोकॉल, उसमें कोई कमी अभी है? बिल्कुल सही। अगर ये तो भाई कौमी मसला है, ये इस पे आप बैठे और इस पे आप करें कि कम से डेवलप करें और कहें कि हम सादगी इख्तियार करेंगे। हम तो यहाँ पे 11 रुपए का हमने तैयारा खरीद लिया वज़ीर आज़म ने। आप मुझे बताइए सादगी कहाँ से आएगा? आज भी चले जाएं तो आपको जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन आप शादियों में चले जाएं तो आपको वो जो शादियों की जो मतलब के जो स्टाइल है उसमें कोई कमी नजर आए? साहब शादी एक शादी जो ना, अखराजात तो हर जगह बंदे कर रहे हैं ना। आप एक तरफ रो रहे हैं जनाब महंगाई हो गई। देखिए इसराफ को तो कोई भी जायज करार, इसराफ आवाम भी कम नहीं कर रहे, बिल्कुल, और हुकूमत भी कम नहीं कर रही। बिल्कुल। तो बात यह है कि जब जैसे आवाम होगी वैसे हुकूमत होती है ना। लेकिन वो भी तो हमें देखिए बात यह है कि मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं लॉकडाउन करें, आप कह रहे हैं बिजली कम इस्तेमाल करें, आप आगे मजीद और पाबंदियां आ रही हैं, लेकिन आपका जो हुक्मरानों का तर्ज अमल है वो क्या है? 28 लाख रुपए फी घंटा जो जहाज चल रहा है, ये एक गरीब मुल्क जिसको जो कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ हो और जो भीख मांग रहा हो। आपने भी कहा ना कि फॉरेन एक्सचेंज की क्या, जो हमारे पास रिजर्व है उसकी क्या पोजीशन है? $19-20 तो ये पोजीशन है। ये तो मतलब ये समझिए कि अगर जंग हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सीज फायर हुआ है। अगर जंग हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे? जंग हो गई तो यकीनी तौर पर हम बहुत बुरी हालत में हो। जी नकी साहब, जनाब, अगर जंग हो गई तो क्या होगा? नहीं, जो इस वक्त पोजीशन है वो जंग की ही है। हमारे हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। आप किसी भी सेक्टर में जो है वो अब करने का काम क्या है, क्योंकि ये तो बहुत हमारी ना डिस्कशन आज से नहीं है, ये तो एक जंग आ भी गई, उससे पहले भी हमारे हालात कोई बहुत अच्छे नहीं चलिए। अब आपने जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की कि जी हमारे पास, हमारा पिछला मई बहुत अच्छा गुजर गया जी, वो झंडा बहुत बुलंद हो गया और अब मजीद बुलंद हो गया। अब करने का काम क्या है? अब करने का काम ये कि ताजिर की ये जिम्मेदारी है। देखिए बहरहाल हर आदमी जिस भी साइज का वो हो, चाहे वो छोटा दुकानदार हो भले, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारे यहाँ लीकेज जो है ना, जो आप कहना चाहिए कि हम जब नल खोलते हैं ना और दुनिया जब अपना पानी का नल खोलती है तो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ जो पानी है वो जिस तरह से ज़ाया होता है
उस तरह दुनिया बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। दुनिया एयर प्रेशर के साथ अपना पानी यूज़ करती है। आप कभी ग्लास, जिम्मेदारी तो आवाम में भी नहीं है ना, निचले सर तबके में नहीं, भी नहीं है ना। इसीलिए तो रविश ऊपर वाले तबके रविश क्यों नहीं बदलने उठाते की जरूरत दोनों तरफ है, सिर्फ हुक्मरानों को भी नहीं है। हुक्मरानों को पहले है दिखाने के लिए रोल मॉडल डेफिनेटली, लेकिन हमारे यहाँ ये जो आपने बात की ना कि शादियों में और बिल्कुल हर चौराहे पे वैसे इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल इसी और तरह आप ये कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन रात के 3-3 बजे तक अभी भी चाय की दुकानें खुली हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल। अब बहरहाल अब एक ताजिर की जिम्मेदारी इस कल तरह से, हुसैनाबाद की वीडियो सोशल मीडिया पे चल ये जिम्मेदारी इस तरह से है कि देखिए, एक बिजली और पानी और गैस तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 गुना लगता है। 1 गुना लगता है बेसिक आइटम बनाने में और 1.5 गुना लगता है वैल्यू एडिशन वाली चीज बनाने में। एक बनती है बेसिक टी शर्ट। पाकिस्तान की जो आधी एक्सपोर्ट है ना सर, वो टेक्सटाइल की आधी से ज्यादा। अभी एप्टेमा के चेयरमैन साहब मौजूद है ही आपके पास, आपकी 32 बिलियन में 18 बिलियन जो है वो आप टेक्सटाइल उससे भी क्रॉस कर जाते हैं भाई। $22 बिलियन आप उसको बनाने में, आप क्यों वही 1920 की बेसिक टी शर्ट बनाने में और तौलिया बनाने में अपना यान भी और अपनी एनर्जीज भी जाया कर रहे हैं, जैसे हम पानी जाया करते हैं अपना चावल उगाने में। और एडिशन तो हमारे पहले से नहीं है ना, किसी भी चीज में। हम तो हमेशा से रॉ मटेरियल बेचने के आदी हैं। किसी भी चीज में कॉटन यान को देख लें, कॉटन को हम जो है वो मैं यही अर्ज कर रहा हूं, आज भी अगर हमने इस बहस से निकलना है ना कि हमें जी अपनी प्रोडक्शन चार्जेस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप अपनी चीजों में वैल्यू एडिशन लाइए। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप गन्ना और चावल उगाने में सारा पानी बहा देते हैं। अरे जी, आप कम पानी वाले जो है वो कितनी क्रॉप्स हैं और पर यील्ड आपको जो है वो इतना मुनाफा दे सकती है। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में भी, इसी तरह और भी सेक्टर हैं जहां एनर्जी कम यूज होती है, वैल्यू एड बढ़ती है। तो ना हमारे यहाँ शऊर, ना हमारे यहाँ रविश। अच्छा, ये रविश और शऊर जो है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हुकूमती तबकों को नहीं है, इसमें मैं और आप भी शामिल हैं सर, इसमें आवाम भी शामिल है कि उनमें भी शऊर और आगाही और ऑब्जर्वेशन करते हैं। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी के यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है जनाब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जनाब जुनैद एहसन साहब। तो जुनैद एहसन साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल सर? बहुत शुक्रिया कि सर आपने मुझे टाइम दिया। जुनैद एहसन साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, उसको आप किस तरह इजहार करेंगे? बिलाल साहब देखिए, सबने सारे जितने यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं और जो लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और जो लोग साजिश के लोग, सबने एक बात से मुतफिक है कि ये कोई हमारी जनरेट की भी वॉर नहीं है, ये अमेरिका की जनरेट की भी एक वॉर है जिसका टारगेट यकीनन ईरान और ये पूरा सत्ता ही है। उसकी जो इजारादारी है वो यहाँ से बोला तो अरब ममालिक की एक रविश चली भी थी उनके खिलाफ, वो उनको बढ़ती हुई नजर आ रही सामने, जिसके लिए उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव अटेम्प्ट किया। उन्होंने पहले ईरान और फिर बाद में उनको आगे जाना था, लेकिन ईरान ने उनको ऐसा ब्लो दिया है कि इस वक्त उनके लिए मजीद आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। तो एक बात तो ये है, जो प्रेजेंट जो सेटलमेंट हो गया है, वो प्रॉब्लम हो गया कि सीज फायर की गई थी, दोनों की तरफ से की गई थी, और उसकी वजह से हालात मामूल के मुताबिक कुछ बेहतर होना शुरू हुए थे। पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी, दुनिया में महंगाई का इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा था, तो वो बेहतर हो गया था। लेकिन जो रिसेंट 1-2 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो राष्ट्रपति साहब की मस्को में और ओमान में मुलाकात हुई है, नहीं जुनैद साहब, मुझे आपसे ये सुनना है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जब तो सीज फायर दूसरी थी वो नहीं हुई और अमेरिका ने कहा कि जनाब मुज़ाकरात जंग से बेहतर ये है कि आप नए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाए, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। और आई थिंक सो कि इस वक्त ईरान भी किसी हद तक जो है वो परेशान है कि उसकी जो मतलब कि दरामदाद और बरामदाद रुक के रह गई हैं और लैंड लॉक कंट्री बन गया है इस वक्त। ईरान लैंड लॉक कंट्री है और उसको पैसेज दिया है पाकिस्तान ने अपने पोर्ट की जानिब से। आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये सिनेरियो कब तक चलता रहेगा और इसमें कब तक के जो है वो हालात नॉर्मल होने के आपको मतलब कि नजर आ रहे हैं कि हालात उस वक्त तक नॉर्मल हो सकते हैं? बिलाल साहब, आज $120 से ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइस जा चुकी है जी, और अब भी अनबियरेबल हो रही है। और ये हालात पाकिस्तान के जैसे लोग, यहाँ पे जैसी हुकूमतें हैं वो तो जबरदस्ती इम्पोज कर सकती हैं, ये यूरोप में और दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं कर सकता, जहाँ पे जमहूरियतें हैं और जहाँ पे
सीरियस सिचुएशन है। तो महंगाई और इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा, ऑयल की प्राइसेस जितनी बढ़ेगी, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जितनी रुकेगी, ये पूरी दुनिया इस स्टेलमेट से कोविड वाली सिचुएशन में तकरीबन पहुंच जाएगी। और इस वक्त आप इसको कब तक देख रहे हैं? कि एक और मैं बता रहा हूँ, हाउ लॉन्ग? आप मेरी बात सुन, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये इसलिए कि उस वक्त के हालात दूसरे थे। वो एक रनिंग इकोनॉमी से कोविड की सिचुएशन आई थी। यहाँ कोविड से ऑलरेडी बहुत ज्यादा सीरियसली अफेक्टेड 2-3 साल में तमाम ग्लोबल इकोनॉमीज हो रही थी। जितनी इकोनॉमीज बड़ी बड़ी थी सब बिल्कुल अपने घुटने टेक चुकी हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, जी एशिया में हो। तो उसकी वजह से ये कम होना चाहिए। जल्द से जल्द इसको, दुनिया का बहुत शदीद प्रेशर है इनके ऊपर। और अगर आप बयान सुन लें, आज के भी ट्रम्प के बयान सुन लें, सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का दुनिया में कोई, इस इलाके में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है ना। मुस्तफा खान नई साहब ने भी यही कहा है कि हम अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे। तो अमेरिका को कहीं तक आगे मुकाबलत करनी पड़ेगी। वो ये ज्यादा अर्थ तक, मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा अर्थ तक कर सकेगा। अच्छा, मुझे मजबूरी में हो, मुझे आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आपके नज़दीक आपको एक्सपेक्टेशन नज़र आ रही है कि ईरान और अमेरिका में दूसरा राउंड हो सकता है, मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते? मुझे ये बताइए। मैं इस पर कोई हतमी बात इससे नहीं कर सकता कि ट्रम्प जैसे आदमी से कोई एक्सपेक्टेशन वो नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि दूसरी जंग ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ना ईरान अफोर्ड कर सकता है। मैं सिर्फ से एक आर्ग्यूमेंट करूँ। और इस वक्त ना अमेरिका अफोर्ड कर सकता है जंग मजीद, और ना ईरान अफोर्ड कर सकता है, ना इलाके का कोई और रीजन, क्योंकि ईरान। तो इसका मतलब है कि आलमी जंग की तरफ आप देख रहे हैं कि आलमी जंग के खदशात तो नहीं है? मतलब जब सपोर्ट कर दिया है वो उसमें इंडोर है, चाइना ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका एक तरफ हो गया। मेरे ख्याल में जुनैद साहब आप ऐसी जगह बैठे हैं कि आपके सिग्नल जो है टूट रहे हैं। आप मेरे ख्याल में अंदर की तरफ बैठे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुनैद हसन साहब। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट थे और इनके भी अपने नज़रियात थे। वो जो बातें की उन्होंने, वो यकीनी तौर पर एक आम आदमी भी अच्छी तरह समझता है कि अगर ये मसाइल हल ना हुए तो क्या होगा। जी अपना नकी साहब, बात सिंपल सा ये है कि अगर ये मामला अगर हल नहीं हुए और अगर जैसे कि खुदा न खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते या मज़ीद जो है वो ईरान पर पाबंदी आयद होती हैं, तो आप समझते हैं कि ईरान को जो पाकिस्तान ने पैसेज दिया है, लैंडलॉक कंट्री होने के नाते जो रास्ते दिए हैं TIR के थ्रू, ये क्या मुस्तकबिल में इसमें पाबंदी लग सकती? सर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वॉर कंटिन्यू नहीं होगी। अब वो नर्व वॉर हो गई है और कुछ छोटा मोटा बैटल अगर 1-2 दिन कोई ऐसे फुलझड़ी उन्होंने कोई करनी हुई तो करें, लेकिन वो अब प्रेशर बिल्ड कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो बड़ी उसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इतना सामान हमने वहाँ भेज दिया, इतना भेज दिया, और वो न्यूक्लियर उस पर आ गए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये आगे इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में ये फोल्ड होगा मामला। मेरा आपसे कुछ पूछा था। अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपसे ये पूछा था कि क्या इसका टाइम कम, इसलिए मैं चाहता टू दी पॉइंट बात करें ना जी। मैं ये पूछा था मैंने कि TIR का जो रूट पे पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट भेजनी शुरू की है कि क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ईरान के साथ सिलसिला ये है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और वो उसमें जो है वो एक्सपेंशन आएगी। क्यों? इसलिए कि उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमारे साथ उनकी जो है वो जो बॉर्डर लाइन है उसमें फायदा जो है। अगर जंग दोबारा होती है तो इसका मतलब ये रूट भी बंद हो जाएगा TIR। ये रूट देखिए, इस वक्त भी इस जंगी सूरत हाल में भी आप मालूम कर लीजिए हमारे यहाँ से इस वक्त आमदरफ्त हो रही है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी कैफियत हो जाएगी कि जंग आप जो आपने कहा कि जी वो तीसरी आलमी जंग की तरफ अगर जाए तो फिर जाहिर सी बात है बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। लेकिन मेरा ख्याल है ये रास्ता जो है वो और एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होगा जी। और पाकिस्तान को इससे फायदे हैं, इससे फायदा है जी। अपना महमूद हामिद साहब, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते ईरान के रास्ते आपका रास्ता खुल गया, यानी कि सेंट्रल एशिया तक जा रहे हैं, इससे एक आम से पाकिस्तान की मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, इसके अच्छे असरात पड़ेंगे, मुरतब होंगे और मैं समझता हूँ कि इसको तो बिल्कुल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब देखें ना, हमने ईरान से एग्रीमेंट किया गैस पाइपलाइन का, पहले वो था कि इंडिया तक जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान तक आई, उस एग्रीमेंट के तहत उससे चमन तक लाइन बिछा दी है, मगर चूंकि अमेरिका राजी नहीं है तो हमने वो नहीं किया। और हम अपने घरों के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने कारखाने में क्या कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि लोकल मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे। बिल्कुल, देखें अगर गैस
आती है, हमारा पेट्रोल सस्ता आता है, तो सस्ता पेट्रोल किसको कहते हैं आप? जी सस्ता पेट्रोल जो वो जो बलूचिस्तान से स्मगल हो रहा है, जो वो कह रहे हैं कि हम 200 रुपये लीटर पेट्रोल हम पहुंचा के मैं देंगे, उसकी बात नहीं कर रहा। सस्ता पेट्रोल जो ईरान देता है सिर्फ अपनी अवाम को, और आपको सस्ता तेल नहीं देगा। आपको सस्ता तेल यही देगा कि अगर $100 फी बैरल है तो वो आपको $90 दे देगा, इससे ज्यादा सस्ता नहीं देगा ईरान। मेरा ख्याल ये कि आपकी नजर से नहीं गुजरा, उन्होंने कहा कि हम 15 रुपए लीटर। सर ये गलत है, ये आपकी इतला गलत है। अच्छा, 15 रुपए या 20 रुपए सब गलत इतला अच्छा, है। मतलब ये है कि $60 पे $65 पे तो वो चीन को दे रहा है। मैं ही कहता हूँ चलो ये गलत है, हाँ। लेकिन जिस रेट पे हम ले रहे हैं, हमारी कौम का सबसे बड़ा मुनाफा क्या है कि हम खुशफहम इतनी कौम है कि जनाब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा। मतलब भाई कोई अच्छी बात होती है तो उसमें खुशी होता है आदमी। क्या मतलब यही देखिए ना, वो खुशी फिर गम तब्दील हो जाती है। जैसे कि तालिबान का हुआ, तालिबान ने अफगानिस्तान पे हुकूमत की तो हम खुश हो गए, कश्मीर आजाद हो जाएगा। सर वो पेट्रोल आ रहा है ना। अरे सर वो पेट्रोल आप मुझे बता दी, चले ठीक है, मैं अर्ज करूंगा कि बस आप मुझे इस वक्त नहीं, बहुत पहले से ग्वादर तक आता है और ग्वादर से कराची भी आता है, बाद पंपों में बिकता है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि लोकल मार्केट पे इसके क्या असरात होंगे, क्या लोकल मार्केट पे इस पे कोई मुआशी सरगर्मी में तेजी आएगी जल्दी? बिल्कुल आएगी जनाब, और ये खुशाइन बात है कि अगर इस तरह हमारे और उनके दरमियान तिजारत होती है तो उसकी हमारे मतलब आवाम पे भी असरात पड़ेंगे और तिजारत पे। जी नफी साहब जल्दी 2 लाइन में। जी देखिए, स्मगलिंग जो है वो पहले भी थी भी। और अब और बढ़ जाएगी और आपकी लोकल इंडस्ट्री उससे इफेक्ट होगी। इस वक्त आपको जो है फायदा इस तरह से होगा कि उनको रिकंस्ट्रक्शन में जो चीजें चाहिए वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो वो सारी चीजें, सीमेंट सरिया जो चीजें जरूरत है वो आपको जाएगी। लेकिन आपकी लोकल इंडस्ट्री अगर उन्होंने वाइस वर्सा किया तो आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीजें ईरान से आती हैं, जो आपकी तो ईरान के बाजार बाकायदा कराची में स्टैब्लिश हो गए, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट उनके तो वो जो है वो एक कंपटीशन है। अच्छे के जी, ठीक है जी ठीक है। मतलब ये आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उस एक इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री जो और बहुत सारी हाँ जी, जो पेट्रोकेमिकल से। जी एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, दोनों हज़रात को यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात है ये कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और यकीनी तौर पर हम ईरान की मदद करके अपनी बका की भी जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।